हालांकि कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा, और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। मैम्बो अंकल की स्कूलिंग सूरत में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज और बाकी के सारे कोर्सेज मुंबई में किए थे। मुंबई जाने के बाद ही मैम्बो अंकल को लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद करने का शौक रहा था। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली सेटल कर दिया। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब देखिए ना, लड़ाई झगड़े करने का एक मौका भी मैम्बो अंकल नहीं छोड़ते, और आज तो उन्होंने गजब ही कर डाला था। अपनी माँ की जन्मदिन पार्टी में एक गुंडे को बुला लिया था। इरफान भाई, इस लड़के को बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। देखा आपने किस तरह से बात कर रहा है? ठीक बताता हूँ इसे तुम्हें। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल ने शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद अपनी नजर इरफान भाई पर टिका। इरफान भाई, किसी जमाने में आपको सुल्तान कहा जाता था, लेकिन उस सुल्तान को किसी ने मुंबई से भागने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं उस इंसान को? नक्श ने मुस्कुराते हुए इरफान भाई से कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया। नक्श भी मन ही मन सोच रहा था कि जिन लोगों को वो मुंबई में छोड़कर आ गया, उन सभी को क्या सूरत मिला था बसने के लिए। जी हाँ, वही इरफान भाई और सुल्तान है जिनसे कार्तिक ने पंगे लिए थे, और उसके बाद नक्श ने वहां आकर सुल्तान भाई की जो बैंड बजाई थी। अगर उन्हें अपना अतीत याद आ गया है, तो फिर इरफान भाई को नक्श के सामने झुकने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इरफान भाई का नक्श के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, और ये बात वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था। किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि अचानक से सीन बदल कैसे गया। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहा देखा। जब उन्हें एहसास हुआ कि 6 साल पहले इस लड़के ने उन्हें मुंबई से गुजरात आने पर मजबूर कर दिया, तो अब तो वो उन्हें गुजरात से पता नहीं कहां भेज देगा। ये सोचते हुए इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? ओह माय गॉड, इरफान भाई को क्या हो गया? ये इस कचरे के सामने क्यों झुक रहे हैं? और ये सुल्तान कौन है? क्या इरफान भाई ही सुल्तान है? इसके पीछे की क्या कहानी है भाई? जब भीड़ में मौजूद लोगों ने ये सीन देखा, तो सभी आपस में खुसखुसाने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर नक्श ने ऐसा क्या कह दिया जिस वजह से इरफान भाई की हालत टाइट हो गई। सुल्तान की आखिर कौन सी कहानी है? खैर, ये पब्लिक सब कुछ नहीं जानती थी, और इन्हें सुल्तान की कहानी पता भी नहीं चलने वाली थी। क्या अब आपको रिग्रेट हो रहा है? इरफान भाई का चेहरा देखने के बाद भी नक्श को उन पर कोई तरस नहीं आया, और तुरंत ही उसने कड़क अंदाज में पूछा, हाँ, मुझे पछतावा है मालिक। ये बोलते हुए इरफान भाई के माथे पर पसीना आने लगा। मालिक? ये नक्श को मालिक क्यों कह रहा है? मुझे तो लगता है कि इरफान भाई और नक्श भी एक दूसरे को जानते हैं। अगर नक्श मालिक है, तो फिर सबका मालिक कौन है? कुछ लोगों की तरफ से अब मजाकिया अंदाज में बातें होने लगी। इरफान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस लड़के पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम्बो अंकल पूरी तरह से एंशियस हो गए थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि साला ये सुल्तान रिंग में उतर क्यों नहीं आया। जब मैम्बो अंकल को इरफान भाई की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तय किया कि वो फिर से नक्श पर हमला करेंगे और इस बार एक मुक्के में नक्श की कहानी को दी एंड कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैम्बो अंकल का मुक्का नक्श के शरीर को छू भी पाता, इरफान भाई ने एक जोरदार लात से मैम्बो अंकल का स्वागत किया, और उस एक लात में ही मैम्बो अंकल जमीन पर ढेर हो गए थे। लेकिन इरफान भाई का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने मैम्बो अंकल के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, किसने बोला था तुझे इतना एरोगेंट होने के लिए? तू हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है। तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जान से नहीं मार सकता? इरफान भाई लगातार मैम्बो अंकल को कोसते जा रहे थे, और साथ ही साथ उनके हाथ मैम्बो अंकल के चेहरे पर चल रहे थे। 1 मिनट के अंदर अंदर मैम्बो अंकल का चेहरा सूजकर तरबूज की तरह हो गया। उनकी नाक से और कान से लगातार खून बह रहा था। उनके मुंह से एक दांत भी निकल गया था। लेकिन इरफान भाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनके हाथ तेजी से मैम्बो अंकल के चेहरे को लाल और भी ज्यादा लाल कर रहे थे। इरफान भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये मत भूलिए कि जब आपके साथ कोई नहीं था, तब मैं ही आपके साथ खड़ा था। मैं ही था जो आपको मुंबई से यहाँ तक लेकर आया। आज मेरी सारी वफादारी भूल गए? दर्द से छटपटाते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। ओह, तो ये नमूना दूसरे नमूने को लेकर यहाँ आया है। नक्श ने मन ही मन सोचा, तुझे लगता है तू जो भी करता है सही करता है? रख तेरी खुददारी तेरे पास। ये बोलते हुए इरफान भाई ने अपने आदमियों से कहा, मार मार के इस आदमी की चटनी बना दो। इसकी दर्द भरी चीखें रुकनी नहीं चाहिए। इरफान भाई का आदेश मिलते ही उनके आदमियों ने मैम्बो अंकल को घेर लिया, और तुरंत ही उन पर लातों और भूसों की बारिश होने लगी। अपने लाडले बेटे की ये हालत देखकर कल्याणी से रुका नहीं गया।
कल्याणी ने भी जावेरी खानदान के कुछ जवान लोगों को हमला करने का आदेश दिया। हालांकि डर के मारे जैसे ही उन लोगों ने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही इरफान भाई ने जमीन से चाकू उठाया और चिल्लाते हुए कहा, रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जैसे ही इरफान भाई ने ये कहा, वैसे ही जावेरी खानदान के कुछ जवान लोग वापस पीछे हट गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो इरफान भाई का मुकाबला कर सके, सिवाय नक्श के। लेकिन नक्श तो खुद मैम्बो अंकल से खार खाते बैठा है, वो क्यों मैम्बो अंकल को बचाया? एक तरफ मैम्बो अंकल की कुटाई हो रही थी, तो वही दूसरी तरफ इरफान भाई अब नक्श के सामने खड़े थे। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था, उसकी बातों में आ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, मुझे जाने दीजिए। ये बोलते हुए इरफान भाई एक बार फिर से नक्श के सामने झुके। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें रिग्रेट होगा, हो रहा है ना? हाँ? नक्श ने फिर से कड़क अंदाज में वही सवाल किया। जी मालिक, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से। इससे पहले कि इरफान भाई अपनी पूरी बात खत्म कर पाते, नक्श ने अचानक से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और इतने में नक्श के फोन पर एक कॉल आ गया। जब नक्श ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए थे। नक्श ने कॉल उठाया और वहां से निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद इरफान भाई ने चैन की सांस ली और इसी के साथ अपने आदमियों को रोकने के लिए कहा। मैम्बो अंकल मरे हुए सूअर की तरह जमीन पर पड़े हुए थे, जगह जगह से खून आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो इरफान भाई को देख रहे थे और मन ही मन ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इरफान भाई ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। देख लीजिए, मैम्बो अंकल कितने बड़े इडियट हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि नक्श कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बाप है बाप। सुन नवीन, आज बोलूंगा और आखिरी बार बोलूंगा, आगे से मेरे नाम का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये बोलने के बाद इरफान भाई अपने सारे आदमियों को लेकर वहां से निकल गए। जब रंगरेज रेस्टोरेंट से इरफान भाई का सारा कुंबा गायब हो गया, तब जावेरी खानदान को अचानक से होश आया और सभी लोग मैम्बो अंकल को घेर कर खड़े हो गए। मामू ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं मारा? पैक लेकर आऊं क्या? जिस भांजे को मैम्बो अंकल हमेशा अपने साथ रखते थे, वही भांजा उनके मजे ले रहा था। नवीन, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? कल्याणी ने डीप कंसर्न दिखाते हुए पूछा। अब नवीन क्या ही बोलता, इतनी मार खाने के बाद भला कोई इंसान कुछ बोल सकता है? बस मन ही मन मैम्बो अंकल ने सोचा, सालो कमीनों, जब मार खा रहा था तब तो तुम में से कोई भी बचाने नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे, और अब हाल जानने आया हो? तुझे ठीक होने दो, एक एक को देख लूंगा। गाड़ी निकालो, हम सीधा घर जाएंगे। सारे गेस्ट से कहो कि वो हमारे साथ मैंशन चले। मैं इस तरह अपने लोगों को घर नहीं भेज सकती। कल्याणी का आदेश सुनकर सभी ने रंगरेज रेस्टोरेंट खाली कर दिया और मैम्बो अंकल को लेकर जावेरी मैंशन के लिए निकल पड़े। अभी जावेरी खानदान मैंशन पहुंचा ही था कि तभी एक नौकर कमरे में आकर बोला, मैडम, होटल प्राइम स्टार के ओनर मिस्टर पटेल आए हैं। जावेरी मैंशन के बाहर 6 लग्जूरियस कार्स खड़ी थी। दूसरी कार की फ्रंट सीट से एक शख्स बाहर आया जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उस शख्स को देखकर कल्याणी के गेस्ट के बीच डिस्कशन शुरू हो गया था। क्या बात है, कल्याणी देवी की वाकई में बहुत इज्जत है। मिस्टर पटेल पर्सनली यहाँ आए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वो ऐसे किसी के घर आते हैं। मिस्टर पटेल का भी क्या कहना, उन्हें अगर हम जैसे लोग दूर से भी देख लेना तो ये हमारा लक है। जब कल्याणी ने नौकर की बात सुनी तो उनका दिल भी डाउट से भर गया था। हालांकि कल्याणी और मिस्टर पटेल की मुलाकात हाल ही में उनके होटल में हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं था। और तो और कल्याणी को बहुत अच्छे से याद है कि आज की बर्थडे पार्टी में मिस्टर पटेल का नाम लिस्ट में नहीं था। तो फिर मिस्टर पटेल घर क्यों आए? यही सवाल कल्याणी के दिमाग में दौड़ने लगा। ऐसा नहीं है कि कल्याणी मिस्टर पटेल का वेलकम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से उनका वेलकम करे। लेकिन कल्याणी ने सोचा कि कोई पहली बार उनके घर में आया है तो वेलकम करना तो बनता ही है। इसलिए कल्याणी पूरे जावेरी खानदान के साथ उनका वेलकम करने मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। मिस्टर पटेल के साथ साथ उनके 10 बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे जावेरी मैंशन के मेन हॉल की तरफ बढ़े। जब मिस्टर पटेल और कल्याणी की मुलाकात हुई तो मिस्टर पटेल ने तुरंत ही पूछा, कल्याणी मैडम, क्या नक्श यहाँ पर है? जैसे ही मिस्टर पटेल ने ये कहा, वैसे ही सभी लोग अचानक से शांत हो गए थे। मिस्टर पटेल, नक्श यहाँ पर नहीं है। कल्याणी ने एम्बैरेस्ड होते हुए कहा। ओह, ठीक है, अगर नक्श यहाँ पर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे याद है कि आज आपका जन्मदिन है, मैंने भी आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ये बोलते हुए जैसे ही मिस्टर पटेल ने अपना हाथ हिलाया, वैसे ही एक आदमी ने टेबल पर गिफ्ट बॉक्स रख दिया। जब मिस्टर पटेल अपने आदमियों के साथ वहां से चले गए तो जावेरी खानदान के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए थे। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि मिस्टर पटेल ने जो भी तोहफा दिया होगा वो बहुत प्राइसलेस होगा, लेकिन
ये समय उस तोहफे को लेकर खुशी मनाने का नहीं था, क्योंकि मैम्बो अंकल की हालत खराब थी जो बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए किसी ने भी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके अंदर है क्या। साथ ही साथ मिस्टर पटेल ने नक्श का जिक्र किया तो सभी को याद आने लगा कि नक्श ने जाने से पहले क्या कहा था। आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है? एक एक करके कड़ियां तो मिल रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि परिवार टूट रहे हैं? नक्श अचानक से इतना एरोगेंट कब से हो गया? माना कि नक्श का गुस्सा जायज था, लेकिन क्या नक्श की शर्त भी जायज है? क्या जावेरी खानदान को अब नक्श की इंपॉर्टेंस पता चलने वाली थी? कार्तिक नक्श को ढूंढने जावेरी मैंशन क्यों आया था?